हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है चैप्टर का उसको आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आइए बच्चों, तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इवेपोरेशन के बारे में बात की थी कि वाष्पीकरण क्या होता है। हमने सबसे पहले बात की थी कि ये क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। अब सरफेस फिनोमेना कैसे है, हालांकि हम पहले भी इसे डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं कि इवेपोरेशन क्या है। चलिए, अगर हमने एक बीकर लिया है और बीकर में क्या लिया है, वाटर लिया है, ठीक है। मान लेते हैं ये सॉल्ट वाटर है। क्या है, सॉल्ट वाटर है, ठीक है, यानी कि वाटर में सॉल्ट ऐड है, या हम कह सकते हैं सी वाटर है क्योंकि उसमें भी सॉल्ट ऐड ही होता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर सिंपल अगर हम इसे किसी रूम में रख दें इस बीकर को, ये जो बीकर ए जिसे हम बोल रहे हैं, ये जो बीकर ए है, सिमिलरली यहाँ पर बीकर बी भी है। बच्चों, बीकर ए की बात करें, अगर हम इसे किसी रूम में रख लेते हैं या छत पर रख लेते हैं या कहीं पर भी इसे हम रख लेते हैं, या आप अपने क्लासरूम में रख लीजिए, या आप अपने जो आपका क्या है प्लेग्राउंड है वहां पर रख लीजिए, कहीं पर भी आप अगर इस तरीके से बीकर या कोई कंटेनर में सॉल्ट वाटर रख लेते हैं, तो आप क्या देखेंगे, धीरे धीरे वो जो ये जो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इसको हम येलो से बच्चों दिखाते हैं। ये जो ऊपर वाले ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, ठीक है, तो ये नीचे वाले जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, होते तो ये उनसे जुड़े हुए हैं, है ना, उनसे क्या होते हैं, आपस में इनकी बॉन्डिंग होती है। लेकिन बच्चों, अब ये मॉलिक्यूल्स क्या है, सरफेस पर आ गए हैं। सरफेस पर आने की वजह से सराउंडिंग की जो हीट होगी, जो क्या होगी, हीट होगी, उसको ये क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है, हीट को एब्सॉर्ब करने पर ये जो ऊपर वाले सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको हम जिसकी वजह से जो पार्टिकल है वो मूव करते हैं। जैसे हम मूव कर पा रहे हैं तो हम में भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो जो भी पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। चलिए, अब वापस से टॉपिक पर आते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई तो ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ अपनी बॉन्डिंग तोड़ देते हैं, या उनको कहते हैं हम कि उनको ये छोड़ देते हैं। तो उनको छोड़ करके अब इनके पास ज्यादा हीट आ गई, ठीक है, ज्यादा हीट आने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट, यानी कि वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जो नीचे वाले मॉलिक्यूल थे, अब वो सरफेस पर आएंगे, वहां पर भी सेम प्रोसेस होगी, वो हीट एब्सॉर्ब करेंगे सराउंडिंग से, या डायरेक्ट अगर कोई हीट इन छत पर रखते हैं हम तो डायरेक्ट हीट इन पे पड़ती है, ठीक, कहीं पर भी रखते हैं तो हीट एब्सॉर्ब करते हैं, जिस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को छोड़ करके इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक, फिर नीचे वाले जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पर आते हैं, धीरे धीरे ऐसे करके सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट बचेगा। तो यही प्रोसेस से क्या किया जाता है, जो समुद्र के किनारे जो अभी हमने इमेज देखी थी, वहां पर क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक, चलिए, इसके जस्ट अपोजिट ये जो बी वाली प्रोसेस है, बी वाला जो डायग्राम है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर भी तो सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन है, वहां पर भी उसे गर्म किया जा रहा है, वहां पर भी पानी इवेपोरेट हो रहा है, लेकिन वहां पर भी नमक बन रहा है, वहां पर भी क्या हो रहा है, नमक बन रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस अलग अलग क्यों है, एक ही क्यों नहीं कह रहे हम, यहाँ पर तो हीट भी दिख रही है हमें, है ना, हीट भी दिख रही है। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये क्या कहलाई जाएगी, ए वाली तो सिंपल इवेपोरेशन ही कहलाई जाएगी, सिंपल।
ठीक। लेकिन ये जो बी वाली प्रोसेस है बच्चों, इसको हम इवेपोरेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना, और अपने आप होता है ना, हम करवा थोड़ी रहे इवेपोरेशन, अपने आप हो रहा है प्रोसेस, है ना, अपने आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं अपने आप काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, अपने आप नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को छोड़कर खुद इवेपोरेट हो जा रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सटर्नल टेम्परेचर दे रहे हैं, है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से सिर्फ ऊपर वाले मॉलिक्यूल नहीं होंगे इवेपोरेट, क्या होंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल स्टार्ट होंगे पहले बॉयल होना, बॉयल होंगे, फिर सारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर सेम होगा, फिर मॉलिक्यूल जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो क्या होने लगेंगे, इवेपोरेट होने लगेंगे, धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगेंगे, फिर नमक बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, इसको कहा जाता है बॉइलिंग। सिंपल क्या हो रहा है, बॉइलिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है, ठीक है, सिंपल यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रही है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में। आप ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है। अभी हल्का फुल्का हमने इस टॉपिक को समझ लिया है, इंट्रोडक्शन से ज्यादा हमने इसको अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है, ठीक। तो ये इवेपोरेशन की जो विधि है, इस विधि में क्या होता है, इस विधि का उपयोग जो है समुद्री जल से नमक को अलग करने के लिए प्रयोगशालाओं और उद्योगों में घोल को सांद्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों में डिफरेंस समझ आया कि इवेपोरेशन में क्या हो रहा है और बॉइलिंग में क्या हो रहा है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। अब आगे सेम वही की इवेपोरेशन बॉइलिंग दोनों में एक डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सरफेस फिनोमिना नहीं है, यहाँ पर बॉयल हो रहा है पूरा, कोई सा भी मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जा रहा है, ठीक। चलो सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, इस तरीके से समुद्र के पानी से नमक को अलग किया जाता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो प्रोसेस है, और बहुत बार बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी प्रोसेस से जो है हम क्या करते हैं, नमक को अलग करते हैं पानी से, तो क्या है, इवेपोरेशन वो प्रोसेस है। चलिए संघनन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो ये भी हम पढ़ चुके थे बच्चों। तो यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया कहा किसे जाता है, सिंपल हमने क्या किया, एक गिलास लिया, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमारा गिलास है, उस गिलास में फ्रिज से निकाली हुई ठंडी ठंडी बर्फ डाल दी। तो थोड़ा देर बाद क्या देखते हैं हम कि उसके बाहर से पानी की बूंदें हमें दिखती है, लेकिन बर्फ तो हमने गिलास के अंदर डाली है, पानी की बूंदें बाहर से कहाँ से आ गई, है ना, सोचने वाली बात है। इस बात को सोचा है आपने कभी कि पानी तो अंदर डाल रहे हैं, है ना, या हम कहें कि बर्फ तो अंदर डाल रहे हैं, पानी गिलास के बाहर से कैसे आ रहा है ना, वो बूंदे कहाँ से आ रही हैं। तो वो बूंदे क्या होती हैं बच्चों, जैसे कि हमारी जो वायु है ना, एयर है, वो क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का मिश्रण होती है। अब जब ये गैसों का क्या होती है, मिश्रण होती है, तो इसमें अलग अलग प्रकार की गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जल वाष्प भी इसमें होता है, धुआं, धूल, ये सारे पार्टिकल्स भी इसमें होते हैं। तो जल वाष्प भी होता है। अब जल वाष्प है क्या, है तो जल का ही पार्ट है ना, जल वाष्प। अब वो जो जल वाष्प है जो वायु में घुली हुई है, जब वो किसी ठंडे सरफेस से टकराती है, जैसे जब हमने इस गिलास में आइस क्यूब्स डाले, है ना, बर्फ के टुकड़े डाले, तो ये गिलास क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठीक। तो ये जलवाष्प जो इसके आसपास थी, वो जब इससे टकराती है, तो वो जलवाष्प किस में परिवर्तित हो जाती है, लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है। अभी तो गैसीय फॉर्म में थी, वो गैसियस फॉर्म में थी, अब वो गैसियस फॉर्म से सीधा लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, यानी कि गैसीय अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में, सॉरी, गैसीय अवस्था से सीधा तरल अवस्था या द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो वो लिक्विड कुछ और कुछ नहीं, हमारे सराउंडिंग में जो क्या है, जल वाष्प है, वाटर वेपर है, वही क्या है, वो जो बूंदे हैं वही है, ठीक। सिंपल ये है संघनन की प्रक्रिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे
कंडेंसेशन इस तरीके से ये होता है। जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये लिया है हमने कोल्ड सरफेस यानी कि कोई ठंडी सतह, ठीक। और यहाँ पर कैटल से जो क्या निकल रही है, वाटर वेपर निकल रही है। ये कैटल हमें दिख रही है, कैटल से क्या निकल रही है, ये क्या है हमारे पास, वाटर वेपर। ये क्या हमारे पास, वेपर है, ठीक। अब ये वेपर क्या हो रही है, इस ठंडी, ये कोल्ड सरफेस यानी कि ठंडी सतह से टकरा करके क्या हो रही है, संघनित होकर के नीचे ड्रॉप्स में गिर रही है और इकट्ठी हो रही है एक जगह पर। सिंपल हमारी संघनन की प्रोसेस। चलिए बच्चों, अब द चेंज, कंडेंसेशन इज अ चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम इज गैसियस फॉर्म इनटू लिक्विड वाटर, है ना। यानी कि अगर हम सिंपली बात करें तो कंडेंसेशन है क्या, गैसियस फॉर्म से यानी कि गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित होना, ठीक है, तरल अवस्था में परिवर्तित होना। ये क्या है हमारा, किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन जनरली occurs in the atmosphere when warm air arises cool and loses its capacity to hold water vapor। यानी कंडेंसेशन जनरली होता कब है, जब जो क्या है, वार्म एयर है यानी कि गर्म हवा है, वो ऊपर की तरफ जाती है, वहां कूल होती है और वहां अपनी होल्ड करने की कैपेसिटी को खो देती है। एज अ रिजल्ट एक्सेस वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड ड्रॉपलेट। जिस वजह से जो ज्यादा वाटर वेपर है वो क्या हो जाती है, संघनित होकर के क्लाउड ड्रॉपलेट्स को फॉर्म करती है, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं घोल और घुलनशीलता के बारे में। तो जब पानी में थोड़ा नमक डाला जाता है और हिलाया जाता है तो नमक गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है नमक पानी में घुल जाता है। और इसका बच्चों एक और कारण है जो आप अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, कि जो पानी होता है ना, पानी, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है। उनके बीच में स्पेस होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिस पर नमक के मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, उस स्पेस को भर देते हैं और हमें नमक नहीं दिखाई देता, ठीक है। लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट हायर क्लासेस का है। फिलहाल आपको यहाँ पर यही समझना है कि पानी में जब नमक डाला जाता है तो वो गायब कैसे हो जाता है, क्योंकि वो पानी में घुल जाता है, सॉल्ट क्या हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसी को क्या कहेंगे हम, घुलनशीलता कहेंगे। तो घुलना एक ऐसा परिवर्तन है जहाँ पदार्थ उस तरल पदार्थ के साथ पूरी तरह से मिल जाते हैं जिसमें उन्हें मिलाया जाता है, तो उसे घुलनशीलता कहा जाता है। सभी पदार्थ पानी में नहीं घुलते, केवल कुछ पदार्थ ही पानी में घुलते हैं। जैसे देखो बच्चों, नमक है, चीनी है, तो ये पानी में घुलते हैं और क्या कहलाए जाते हैं, घुलनशील पदार्थ कहलाए जाते हैं, ठीक। लेकिन जैसे बात करें हम रेत की या चौक पाउडर की, चौक पाउडर है, रेत है, ये पदार्थ हमने देखा होगा पानी में नहीं घुलते। आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक गिलास में पानी लीजिए या आपके पास वाटर बॉटल तो होगी, गिलास में चौक का पाउडर तो हो गई, ठीक है। तो पानी में चौक का पाउडर डालिए और उसे किसी पेन की मदद से, चम्मच की मदद से घोलने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो चौक है वो पानी में नहीं घुलता, ठीक है। तो इसीलिए ये घुलनशील पदार्थ नहीं है, या क्या कहलाए जाते हैं, अघुलनशील पदार्थ कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं, अघुलनशील पदार्थ कहलाए जाते हैं। तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और देखा जाए तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि अगर जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं घुलनशील पदार्थ कहलाए जाते हैं, और जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते वो अघुलनशील पदार्थ कहलाए जाते हैं। सिंपल। चलिए, तो एग्जांपल्स भी हमने इसके देख लिए हैं बच्चों। अब बात करते हैं जो पदार्थ घुलता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, और ये आपको देख लेना है अच्छे से और नोट भी करना है कि जो पदार्थ घुलता है उसे विलय कहते हैं। जिस पदार्थ में विलय घुलता है और जिस पदार्थ में विलय घुलता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे हमने कहा कि नमक पानी में घुलता है, तो नमक क्या है, विलय है। नमक घुल किस में रहा है, पानी में घुल रहा है, तो पानी क्या है, विलायक है। सिंपल, समझ में आया ये बात। यानी कि परिमाणी मिश्रण को विलयन कहते हैं, और नमक और पानी से जो बन रहा है मिक्सचर, सॉल्यूशन, उसे क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन यानी कि विलयन कहा जाता है। जैसे विलय और विलायक मिलकर के क्या बना रहे हैं,
विलयन बना रहे हैं। जैसे हमने कहा कि नमक क्या है, हमारा विलय है, और पानी क्या है, विलायक है। नमक और पानी मिलकर के क्या बना रहे हैं, नमक पानी का एक विलयन बना रहे हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे, जैसे चीनी और पानी मिलकर के चीनी पानी का एक घोल तैयार कर रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने कुछ पानी चीनी के क्या डाले, क्यूब्स डाले, फिर शुगर क्यूब्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, उसको घोलने की कोशिश की। अब वो क्यूब्स क्या हो गए, पूरे सॉल्यूशन में क्या हो गए, घूम गए, मिल गए, जिससे हमें एक चीनी का सॉल्यूशन, शुगरी सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, वो हमें मिल गया। चलिए, यदि हम पानी में चीनी के चम्मच भरते रहें और हर बार घोल को हिलाते रहें। अब हमने एक मात्रा में पानी ले लिया, हम कहें हमने 100 ml या 50 ml, जितना भी हमने पानी ले लिया, ठीक है, 200 ml या 500 ml हमने पानी ले लिया। तो उसमें हमने एक चम्मच चीनी डाली और हिलाया उसको चम्मच से, वो घुल गया। फिर हमने फिर से उसमें एक चम्मच और चीनी डाली, फिर से उसको घुलाया, फिर वो घुल गया। फिर हमने एक चम्मच और चीनी डाली, फिर उसको घुलाया, फिर से वो घुल गया। फिर हमने एक चम्मच चीनी डाली, ऐसे हम डालते रहे। तो हमने कुछ समय बाद क्या नोटिस किया, क्या अवलोकन किया, हम विलयन के तल पर चीनी के कुछ दाने देखेंगे। अब हमें क्या दिखेगा, चीनी अब पानी में घुल ही नहीं रही है ना, नहीं घुल रही, वो एक टाइम तक घुलती है, उसके बाद वो नहीं घुलती। यह दर्शाता है कि अब और चीनी पानी में नहीं घुल सकती। हम कहते हैं कि विलयन, जो विलयन है वो संतृप्त हो गया है। कैसा हो गया है, संतृप्त हो गया है। ठीक है, तो ये हमने घरों में भी देखा होगा। अब पानी में क्या किया, हमने एक चम्मच चीनी डाली, वो घुल गया, एक और चम्मच चीनी डाली, वो घुल गया, एक और चम्मच चीनी डाली, वो घुल गया। लेकिन अब जब हम चौथी या पांचवी बार चम्मच चीनी का डालते हैं तो वो पानी में नहीं घुलता। यानी कि अब हम उसे कितना भी घुलने की कोशिश करें, वो पानी में नहीं घुलेगा, और चीनी के जो दाने हैं, पार्टिकल्स है, वो हमें दिखने लग जाएंगे पानी में। ठीक, यानी इसका मतलब क्या है कि जो विलयन है अब कैसा हो गया है, संतृप्त हो गया है। ठीक, संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की अधिक मात्रा नहीं घुल सकती। कौन सा विलयन होता है, जिसमें विलय की अधिक मात्रा नहीं घुल सकती। लेकिन अगर हम विलयन को गर्म करें तो क्या होगा, अब ये जो सॉल्यूशन है चीनी और पानी का, जिसमें चीनी के दाने नीचे बच गए, अब हम उसको गरम करते हैं तो क्या होता है, अब हम जब गरम करते हैं तो क्या हम संतृप्त विलयन में मौजूद अतिरिक्त चीनी को घोल सकते हैं। तो यानी कि जब भी कोई सॉल्यूशन अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है, यानी कि संतृप्त हो जाता है, यानी कि उसमें और कुछ मात्रा नहीं घुल सकती, तो उसकी घुलनशीलता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। अगर हम उस सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे, है ना, हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो उसमें हम और अधिक चीनी को घोल सकते हैं। यानी कि हमने सिंपली क्या कर दिया, उसकी जो घुलनशीलता थी, उसकी जो सॉल्युबिलिटी थी, उसको इंक्रीज कर दिया। तो बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, यानी कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं किसी सॉल्यूशन का, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, यानी कि घुलनशीलता है, वो बढ़ जाएगी। यानी कि तापमान बढ़ाने पर उसकी जो क्या है, घुलनशीलता है, क्या है, घुलनशीलता है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या है, घुलनशीलता है, वो बढ़ जाएगी। ठीक, इस तरीके से आप इसे, अब घुलनशीलता किसी पदार्थ की किसी दिए गए द्रव में घुलने की क्षमता होती है। अब घुलनशीलता क्या है, कि किसी द्रव में घुलने की क्षमता। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने लिया है 100 ml पानी, क्या लिया है, 100 ml पानी। अब हम कह रहे हैं बच्चों, इस 100 ml पानी की जो घुलनशीलता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी है, वो है 3 चम्मच चीनी। कितने, 3 स्पून शुगर, 3 चम्मच चीनी। ठीक है, अब 3 चम्मच से अधिक चीनी इसमें नहीं घुल सकती। ठीक है, ये इसकी क्या है, घुलनशीलता है, अगर हम टोटल इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें। लेकिन बच्चों, अब हम क्या कह रहे हैं, इसकी जो घुलनशीलता है उसे बढ़ाया जा सकता है। कैसे, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करके। ठीक, चलिए, अब घुलनशीलता जो हम पढ़ चुके हैं, गर्म पानी में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा ठंडे पानी की तुलना में बहुत अधिक होती है। कुछ अन्य कारक भी जो हैं, जो विलय की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं। अब कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो घुलनशीलता को बढ़ाते हैं, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि तापमान बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ जाती है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए, आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया हुआ है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि जिसमें और अधिक जो सॉल्यूट पार्टिकल है, विलय है, वो नहीं घुल सकता। जैसे पहला सॉल्यूशन है, अभी ये क्या है, अनसैचुरेटेड है।
अब इसमें क्या हो रहा है, कोई और थोड़ा और सॉल्यूशन नहीं घुल सकता। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये क्या है, सैचुरेटेड है। अब इसमें क्या हो रहा है, और चीनी नहीं घुल सकती। ठीक, फिर हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहां पर क्या होगा, जब हम इसको गर्म कर लेते हैं तो जो चीनी है वो घुल जाती है, लेकिन जब हम इसको ठंडा करते हैं वापस, तो हम क्या देखते हैं, क्रिस्टल्स हमें ग्रो होते हुए देखते हैं। तो सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। सिंपल। देखो बच्चों, हमने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करी। अनसैचुरेटेड यानी कि जिस सॉल्यूशन में अभी भी सॉल्यूट की मात्रा क्या हो सकती है, घुल सकती है। ठीक है, हमने कहा चीनी, और हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक बीकर लिया। ठीक है, एक बीकर लिया। अब इस बीकर में हमने क्या डाला, 100 ml पानी डाला। ठीक, अब इस 100 ml पानी में हमने 1 चम्मच चीनी डाली, वो घुल गई। दूसरा चम्मच चीनी डाला, वो घुल गई। यानी कि अभी ये सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है अभी, क्योंकि अभी यहाँ पर चीनी घुल रही है। ठीक, लेकिन जब हमने इसमें 5वां चम्मच चीनी का डाला, तो हमने क्या देखा कि चीनी के कण कहाँ है, नीचे हैं। चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि अब इसमें और ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही। अब ये कैसा सॉल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब ये अनसैचुरेटेड था, अब सैचुरेटेड बन गया। अब हमने इसको गर्म किया। ठीक है, अब वो जो चीनी थी वो क्या हो गई, घुल गया। अब इसमें और चीनी डाल करके वो भी घुल सकती है। ठीक है, चलिए, अब वो घुल गई। लेकिन अब जब ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो हमने क्या देखा, जो क्रिस्टल, इसमें जो क्रिस्टल है वो ग्रो करने लग गए, है ना। वो जो चीनी थी उसके जो क्रिस्टल है वो ग्रो करने लगे। अब ये सॉल्यूशन कैसा बन गया बच्चों, अब हो गया ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए, तो इतनी बात समझ में आई। पहले तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। बाकी ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड हायर क्लासेस में और डिटेल में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको इतना ही समझना है। जैसे बच्चों आपने शहद देखा होगा, है ना। तो शहद वैसे तो कैसा होता है, एकदम शुगरी सा होता है, चिपचिपा सा होता है। रूम टेम्परेचर पर तो ठीक होता है, अगर हम उसको गर्म भी करते हैं तो भी ठीक रहता है। लेकिन जब हम उसको फ्रीज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं, फ्रीज करते हैं ना, टेम्परेचर कम करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, उसमें हमें क्रिस्टल्स दिखने लगते हैं हनी में। क्यों, क्योंकि वो अब क्या बन चुका है, एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक, तो इतना ही आपको यहाँ पर समझना है, इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, जो है चर्निंग या सेंट्रीफ्यूगेशन भी जिसे कहा जाता है। तो बच्चों आप क्लास 9th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, तो वहां पर आप सेंट्रीफ्यूगेशन या चर्निंग प्रोसेस आप देखेंगे। तो वहां पर आपके सिलेबस में भी है, तो आप वहां पर और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इसको इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे थोड़ा सा। चलिए, तो it is the process of separation of the lighter particle of a suspended solid from a liquid। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो लाइटर पार्टिकल होते हैं किसी सस्पेंडेड सॉलिड से, उन्हें क्या किया जाता है, अलग किया जाता है किसी लिक्विड से। ठीक, जैसे कि बच्चों दही से, या हम कहें दूध से क्या बनाना, बटर बनाना, है ना। दही से क्या बनाना, या हम कहें क्रीम से क्या बनाना, बटर बनाना। तो ये भी क्या है, प्रोसेस है, एक सेंट्रीफ्यूगेशन की ही प्रोसेस है। ठीक है, सिंपल क्रीम से बटर बनाना या कर्ड से बटर बनाना, तो ये प्रोसेस क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन की ही प्रोसेस है। सिंपल। चलिए, तो नोट कर लीजिए इस प्रोसेस को बच्चों। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, तो सारे प्रोसेसेस, ये जो हैंड पिकिंग है, थ्रेसिंग है, विनोइंग है, सीविंग है, सेडिमेंटेशन है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, चर्निंग, तो ये सारी प्रोसेसेस बच्चों हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब ये सारी प्रोसेस हमने पढ़ ली, तो सबके आंसर आपको पता होने चाहिए। तो ये है आपका होमवर्क। आपको ये सारे मैच अच्छे से इनको मैच करके आना है घर से, कि किसका पॉइंट कौन सा होगा। जैसे एक दो हम देख लेते हैं। जैसे हैंड पिकिंग प्रोसेस क्या है, हैंड पिकिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, या थ्रेसिंग में हम क्या करते हैं, या चर्निंग, जैसे चर्निंग अभी हमने पढ़ा, सेपरेटिंग बटर फ्रॉम मिल्क, यानी कि मिल्क से बटर को सेपरेट करना, ये क्या हो गई, चर्निंग की प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसको मैच कर लेना है सारे प्रोसेसेस को। तो ये है आपका होमवर्क।
तो बच्चों आज हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थों का पृथक्करण जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसको पूरा यहाँ पर खत्म कर लिया है। सारे टॉपिक्स हमने अच्छे से पढ़ लिए, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया, अच्छे से चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। बाकी आने वाले अगले सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इसके जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और एनसीईआरटी के भी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अच्छे से अपने आने वाले अगले सेशन में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।